1990s और अर्ली 2000s का भारत एक ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के साए में आ गया जिसके स्केल ने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हिला दिया बल्कि पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। और इस स्कैम के बीचों बीच था एक नाम, अब्दुल करीम टेलगी, कर्नाटका के खानापुर का वो आदमी जिसका बचपन गरीबी, संघर्ष और सरवाइव करने की कोशिशों से भरा था। मुंबई पहुंचकर जिसने रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स बेचने से लेकर टूरिस्ट एजेंट्स के साथ काम करना, फेक पासपोर्ट्स बनाना और छोटे मोटे इलीगल धंधे करते हुए जिंदगी चलाई। पर टेलगी का दिमाग एक अलग ही लेवल पर काम करता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि रियल पावर और रियल पैसा उन चीज़ों में है जो आम लोगों की नज़रों से छुपी होती हैं। और यही सोच उसे ले गई सिक्योरिटी स्टैम्प पेपर्स की दुनिया में, जहां हर रोज़ हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था, पर कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस चेन को तोड़कर पूरे देश को मैसिव फाइनेंशियल झटका दे सकता है। टेलगी ने सिस्टम का सबसे खतरनाक लूप होल पकड़ा। प्रिंटिंग प्रेसेस पर स्ट्रिक्ट निगरानी थी, लेकिन स्टैम्प पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट अंधाधुंध और नॉन मॉनिटर्ड था। और इसी पॉइंट पर उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। करप्ट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स को ब्राइब, प्रॉमिस या इन्फ्लुएंस करते हुए टेलगी ने गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेसेस के अंदर तक पहुंच बना ली, जहां से उसने सिक्योरिटी इंक, वाटरमार्क्ड पेपर, ओरिजिनल प्रिंटिंग प्लेट्स और हाईली कॉन्फिडेंशियल मशीनरी तक का इलीगल एक्सेस हासिल किया। और फिर एक प्रोफेशनल फैक्ट्री स्टाइल नेटवर्क बिल्ड करके देश भर में असली जैसा ही दिखने वाला नकली स्टैम्प पेपर प्रोड्यूस करने लगा। ये पेपर्स इतने ऑथेंटिक होते थे कि एक्सपर्ट ऑफिसर्स भी कभी-कभी उन्हें असली से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। उसका रैकेट इतना ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था कि हर बड़े शहर, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई में उसके एजेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, मिडलमैन और हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स डिप्लॉयड थे, जो सूटकेसेस, ट्रक्स और कार्स के थ्रू करोड़ करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रियल एस्टेट डीलर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, लीगल फर्म्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाते थे। और क्योंकि ये बिजनेस एक साइलेंट बैकबोन था इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम का, कोई इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करने की हिम्मत भी नहीं करता था। पर 2001 की एक छोटी सी रेड, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कहानी का दरवाज़ा खोलेगी, ने टेलगी रैकेट का सच सामने लाना शुरू किया। जैसे जैसे रिकवरी होती गई, पुलिस और एजेंसीज पर लेयर्स के लेयर स्कैम की डिटेल्स खुलती गई, जिसमें पता चला कि ये फ्रॉड 30,000 करोड़ रुपीस से भी कहीं ज़्यादा का था और सिस्टम के अंदर तक करप्शन फैला हुआ था। इतना कि कुछ ऑफिसर्स और नेता इस रैकेट को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। 2006 में कोर्ट ने टेलगी को 30 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट और करोड़ों के फाइन्स की सज़ा सुनाई। पर जेल के अंदर भी उसके इन्फ्लुएंस, स्पेशल फैसिलिटीज़ और वीआईपी ट्रीटमेंट की न्यूज़ बार बार बाहर आती रही, जो दिखाती थी कि करप्शन कितनी गहराई तक सिस्टम में घुसा हुआ था। अंतिम सालों में टेलगी की तबीयत डायबिटीज़, ऑर्गन फेलियर और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बिगड़ती गई और 2017 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी टेलगी स्कैम एक ऐसे वार्निंग साइन की तरह जिंदा रहा, जो हर जनरेशन को ये याद दिलाता है कि जब सिस्टम में लूप होल्स रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कम होती है और करप्शन अंदर तक जगह बनाता है, तो एक इंसान पूरे देश की इकोनॉमी को हिला कर रख सकता है। और जब तक गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी मजबूत नहीं होती, ऐसे स्कैम्स कभी भी वापस हो सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी नाम के साथ।